वेलकम एवरीबॉडी। देखिए, प्रेपोजिशन के ऊपर हमारी आज क्लास 2 है। क्लास 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी जितने भी प्रेपोजिशंस हैं। देखिए, एक हमारे पास वर्ड है बाया और एक वर्ड है विद। अब बाया का हिंदी में मतलब तो एक ही होता है के द्वारा, और विद का एक ही मीनिंग होता है के साथ। लेकिन अगर हम इनकी ऐसे हिंदी में देखने लगेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बाया को किसी नाउन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है अगर कहीं पर कम्युनिकेशन की बात होगी, और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हमेशा बाय का ही यूज़ किया जाएगा। और विद नाउन के साथ भी आ सकता है, बॉडी पार्ट, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की सेंस आएगी, वहाँ पर हमेशा विद का ही यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द स्नेक इज़ किल्ड, यहाँ पर आ गया है हमारे पास बाय, और ये क्या है राम, और राम क्या है हमारे पास नाउन। तो किसी भी नाउन में अगर के द्वारा की सेंस आएगी, के द्वारा, तो के द्वारा के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। द स्नेक इज़ किल्ड बाय राम। उसी तरह से अगर कहीं पर कम्युनिकेशन की सेंस आएगी, जैसे आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल। देखो, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट किससे करूँगा, ईमेल से करूँगा, यानी कि विद यू। आई विल कॉन्टैक्ट यू विद बाया ईमेल। मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा ईमेल के द्वारा। तो कम्युनिकेशन की सेंस आ रही है, यानी कि कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, यू और आई के बीच में। तो यहाँ पर हमेशा बाय ही आएगा, विद नहीं आएगा। आई विल गो बाय बस। देखिए, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी वहाँ पर बाय का यूज़ करना पड़ेगा। आई विल गो बाय बस, आई विल गो बाय कार। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास विद। तो ये नाउन के साथ भी आता है। जब नाउन के साथ विद आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, के साथ। नॉर्मली नाउन बाय का मीनिंग क्या होता है, के द्वारा होता है, और विद का मतलब क्या होता है, के साथ। जैसे ही लिव्स विद हिज फादर, वह अपने पिताजी के साथ रहता है, तो विद आ गया, ये तो ठीक है। अब देखिए, बॉडी पार्ट्स की जहाँ पर सेंस होगी वहाँ पर भी विद यूज़ किया जाएगा। माई ग्रैंड मदर टॉक्स विद हर हैंड्स। देखिए, आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे जो बात करते समय हाथों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हर हैंड्स क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पर भी विद आएगा, बाय का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की सेंस आएगी, वहाँ पर भी हम विद ही लगाएंगे। जैसे स्नेक इज़ किल्ड बाय राम, स्नेक राम के द्वारा मारा गया, राम के द्वारा। तो के द्वारा जब सेंस होगी तब तो बाय आएगा, लेकिन स्नेक को किस इंस्ट्रूमेंट से मारा गया है, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास या टूल है हमारे पास, स्टिक। तो स्टिक के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, टूल के लिए हमारे पास क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम विद का यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाय और विद का यूज़ हम कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है डाई। अब डाई के साथ बहुत सारे प्रेपोजिशंस आते हैं। जैसे डाई के साथ ऑफ भी लगा के आ जाता है। मेन वर्ड है हमारे पास डाई, लेकिन अगर इसके साथ ऑफ लग गया तो इसका मीनिंग अलग होगा। उसी तरह से डाई के साथ फ्रॉम लग गया तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, क्या डाई बाय। उसी तरह से नेग्लिजेंस, एक और वर्ड है हमारे पास, थ्रू। तो डाई के साथ ये सारे ही वर्ड्स का यूज किया जाता है, इन सबके मीनिंग अलग अलग होंगे। देखो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु डायरेक्ट कॉज से हो गई, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हमारे पास डायरेक्ट दिया गया है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा ऑफ। जैसे डायरेक्ट कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर, या आ गया हार्ट अटैक, या आ गया हमारे पास फीवर। ये डायरेक्ट कारण है, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम फीवर। कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फीवर हो गया, कोई डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का नाम होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑफ। जैसे मान लो आपको एग्ज़ाम में दे दिया गया है
जैसे ही इज डाइड डैश कैंसर। अब जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो फ्रॉम भी यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अगर हमने यहाँ पर फ्रॉम वर्ड का यूज़ कर दिया है तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कैंसर क्या है, एक डायरेक्ट कॉज है, डायरेक्ट कारण हमारे पास दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। फ्रॉम का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। डाई ऑफ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाई फ्रॉम। देखिए फ्रॉम कहाँ पर यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है इनडायरेक्ट कॉजेज के लिए। इन डायरेक्ट कॉज, जहां पर हमारे पास डायरेक्ट कारण नहीं होगा, किसी भी मृत्यु का डायरेक्ट कारण नहीं होगा, वहां पर यूज कर दिया जाएगा फ्रॉम। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो कोई व्यक्ति ओवर ड्रिंकिंग से मरा, ओवर ड्रिंकिंग। अब ओवर ड्रिंकिंग से ऐसे तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन हो सकता है ज़्यादा पानी पीने से उसके लंग्स खराब हो गए या कोई और चीज़ खराब हो गई। उसी तरह से ओवर ईटिंग या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से किसी की मृत्यु हुई, यूवी रेज से। अब जैसे कोई मरेगा यूवी रेज से, डायरेक्ट तो नहीं मरते हैं, अब ये इतनी हार्मफुल होती है, इसके बाद क्या होता है, कैंसर। हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से क्या होगा, कैंसर होगा। तो इसलिए अगर अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा आ जाएगा तो ही डाइड फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज होगा। या हीट वर्ड लिखा हुआ आ जाए, या वुंड, WOUND, इसका मतलब होता है घाव। जब भी हमारे पास कोई इस तरह का सेंटेंस होगा जहाँ पर ये वर्ड्स दिए जाएंगे तो ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम वुंड, ही डाइड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ही डाइड फ्रॉम हीट, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। क्योंकि डायरेक्ट इनसे घाव से है कोई नहीं मरता है, लेकिन बाद में घाव की वजह से ही कुछ भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है, तो तब आएगा डाई फ्रॉम। अब देख लेते हैं डाई बाय। तो जहां कहीं आपको डाई वर्ड दिखे और उसके बाद कहीं वर्ड लगा हो नेग्लिजेंस, सॉरी ये यहाँ पर बाय, ये नीचे जो वर्ड है ये हमने ऐसे ही लिख दिया है, यहाँ पर बाय नहीं, नेग्लिजेंस यहाँ पर नहीं होगा। जब भी कोई वर्ड लगा होगा जहाँ पर लिखा होगा सुसाइड, तो फिर डाई के साथ बाय ही आएगा। या एक और वर्ड लिख लेते हैं वायलेंस। तो जहाँ कहीं आपको सुसाइड और वायलेंस लिखा हुआ नज़र आएगा और पीछे डाई लगा होगा, तो उसके साथ एक ही वर्ड आप लगाएंगे बाय। ही डाइड बाय सुसाइड, ही डाइड बाय वायलेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट देखें, डाई के साथ थ्रू का यूज़ भी किया जाता है। तो थ्रू का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपको एक वर्ड नेग्लिजेंस दिखे। ही डाइड थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर। नेग्लिजेंस वर्ड जहाँ दिखेगा वहाँ डाई के साथ थ्रू आएगा, जहाँ सुसाइड या वायलेंस वर्ड दिखेगा वहाँ बाय आएगा, जहाँ पर ये वाले वर्ड्स दिखेंगे वहाँ पर फ्रॉम आएगा, जहाँ पर ये वाले वर्ड्स दिखेंगे तो डाई के साथ ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डाई के साथ कहीं कहीं फॉर का यूज़ भी कर दिया जाता है। डाई फॉर, तो फॉर का हिंदी में मीनिंग होता है के लिए, डाई फॉर। जैसे ही डाइड फॉर कंट्री, ही डाइड फॉर कंट्री, उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए। तो फॉर का यूज़ इस तरह से भी किया जा सकता है। फिर लास्ट वर्ड है हमारे पास डाई इन हार्नेस। देखिए ये एक तरह का इडियम या फ्रेज है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हेन अ पर्सन डाइड बिफोर रिटायरमेंट, व्हेन अ पर्सन डाई बिफोर रिटायरमेंट या डाई वाइल वर्किंग। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाए, कार्यकाल के दौरान हो जाए या रिटायरमेंट से पहले हो जाए, उसके लिए ये मीनिंग होता है। ये मीनिंग किसका होता है, डाई इन हार्नेस का। डाई
बिफोर रिटायरमेंट। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड इन हार्नेस। उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो हमने लिख दिया डाइड इन हार्नेस। ठीक है, तो डाई वर्ड हमें क्लियर हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में बनते हैं कि वहां पर डाई के साथ ऑफ आना है, लेकिन लिख दिया गया है फ्रॉम। ये नेक्स्ट वर्ड करेंगे। देखिए, नेक्स्ट वर्ड करने से पहले एक वर्ड है हमारे पास अबाउट एंड अबाउट टू। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है अबाउट टू। अब अबाउट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, लगभग इसका मीनिंग होता है अप्रॉक्सीमेट। और अबाउट टू वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई चीज़ होने ही वाली है, जहाँ पर कोई काम होने ही वाला है वहाँ पर यूज़ करेंगे हम अबाउट टू का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कोई पूछ ले आपसे कि यहाँ से शिमला कितने दूर है या दिल्ली कितने दूर है, तो अप्रॉक्सीमेट ही हम बताएंगे इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। तो अबाउट का मीनिंग हमारे पास क्या रहा है, लगभग, अप्रॉक्सीमेट। लेकिन अगर अबाउट के साथ टू लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है जैसे होने ही वाली है। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि अगर 4 बजे छुट्टी होती है तो हमारा ध्यान उस बेल के ऊपर होता है, तो हमें पता है कि अब छुट्टी होने ही वाली है। या आप बस का वेट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बस इज अबाउट टू कम, कि बस आने ही वाली है। जैसे मान लीजिए 10 बजे बस आती है तो हम 10 बज चुके हैं, हम बस की तरफ देख रहे हैं। अगर कोई पूछेगा बस कब आएगी तो बस वो आने ही वाली है, क्योंकि टाइम हो गया है बस के आने का। अब इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, जैसे यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो हमारे पास एक वर्ड टू भी होता है और एक वर्ड फॉर भी होता है। ये दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं। देखिए टू वर्ड क्या बताता है, इसे हिंदी में मीनिंग समझने से अच्छा है इंग्लिश में ही इसको देखें। टू हमेशा डेस्टिनेशन बताता है, डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, मंजिल। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर इसको ट्रांसलेशन भी करेंगे तो मैं, देखो इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो को वर्ड लगा सकते हैं, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। टू आप याद रखेंगे हमेशा हमारी क्या बताता है, मंजिल। यहाँ पर मंजिल क्या है, स्कूल। मुझे पता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। या आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो अमेरिका क्या है, मेरी डेस्टिनेशन है। तो जहाँ पर डेस्टिनेशन की बात नहीं हो वहाँ पर फॉर का यूज़ कर दिया जाता है। फॉर का एक मीनिंग के लिए भी होता है, फॉर का एक मीनिंग के लिए भी होता है, लेकिन के लिए की सेंस में हम इसको नहीं देखते हैं। जैसे वी शुड लिव एंड डाई फॉर द कंट्री, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। वी शुड लिव फॉर द कॉज ऑफ ट्रुथ, हमें सच्चाई के लिए जीना चाहिए। वी शुड लिव फॉर द कॉज ऑफ ट्रुथ, तो फॉर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, के लिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे कि फॉर डेस्टिनेशन नहीं बताता है, ठीक है। फॉर डेस्टिनेशन नहीं बताता है। जैसे मान लो हमारे पास एक सेंटेंस दे दिया गया है कि आई एम गोइंग डैश अब्रॉड, अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ। तो देखें विदेश जा रहा हूँ तो ये मंजिल है, नहीं है। अगर मैंने लिखा होता स्कूल जा रहा हूँ, मुझे पता कौन से स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे पता ये मेरी डेस्टिनेशन है। लेकिन अब्रॉड में कहाँ जाएँ, डेस्टिनेशन नहीं बताई है, तो जहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं बताई जाती वहाँ पर फॉर का यूज़ कर दिया जाता है।
फॉर के और भी मीनिंग है, जैसे फॉर का मीनिंग के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर फॉर का यूज़ कैसे किया गया है, डेस्टिनेशन फॉर नहीं बताता है, इसलिए अब्रॉड से पहले यहाँ पर फॉर ही आएगा, टू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टू डेस्टिनेशन होती है। अब्रॉड में कहाँ जाएँ, डेस्टिनेशन नहीं है। अब्रॉड में अमेरिका भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अफ़गानिस्तान भी आ गया। तो जहाँ डेस्टिनेशन ना हो वहाँ टू की जगह पर फिर फॉर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अलोंग एंड अलोंग विद, कि ये भी प्रेपोजिशन ही है और दोनों का एक ही मीनिंग होता है, के साथ, के साथ। अब पहले इसका डेफिनेशन मीनिंग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मोशन में है और दो व्यक्तियों के साथ ना, मतलब के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी दूसरी वस्तु के साथ। मान लीजिए ये कोई नीचे एक जगह है, वो रेस्ट पोजीशन में है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति मोशन में है। तो एक रेस्ट में एक मोशन में ऐसी कोई सिचुएशन होगी और मीनिंग आ रहा होगा के साथ, तो लगाएंगे अलोंग। और जहाँ पर दोनों मोशन में होंगे वहाँ पर यूज़ कर दिया जाएगा along with। फॉर एग्जाम्पल, जैसे he ran along the railway track, वह रेलवे ट्रैक के साथ दौड़ा। तो यह जो व्यक्ति है वो मोशन में है, रेलवे ट्रैक रेस्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पर सिर्फ along ही आना चाहिए। और जब दोनों मोशन में होंगे, दोनों मोशन में किस तरह से, जैसे राम केम along with his friend, राम अपने फ्रेंड के साथ आया, along with मीन्स के साथ। राम भी मोशन में, his फ्रेंड भी मोशन में, दोनों मोशन में होंगे तो लगाएंगे along with। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्लाइंड। एक वर्ड है हमारे पास ब्लाइंड। अब ब्लाइंड के साथ टू भी यूज़ किया जाता है, विद का भी यूज़ किया जाता है। चलिए विद नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर इन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद। अब ब्लाइंड का मतलब तो अंधा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है, विद वन आई, वहाँ पर हमेशा इन का ही यूज़ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दोनों आँखों से अंधा है, विद बोथ आइज़, तो विद का ही यूज़ किया जाएगा। ब्लाइंड के साथ विद तभी आएगा अगर कोई व्यक्ति दोनों आँखों से अंधा है। अगर कोई व्यक्ति एक आँख से अंधा है तो इन का यूज़ किया जाएगा। अब टू का यूज़ आँखों से अंधा नहीं होगा, कोई व्यक्ति मेंटली अंधा है, उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। जहाँ पर कोई व्यक्ति आँखों से अंधा नहीं है, दिमागी तौर पर अंधा बना हुआ है या उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, जैसे यू शुड नॉट ब्लाइंड डैश misdeeds of योर फ्रेंड या फ्रेंड्स, कुछ भी हम कह लें। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ही इज ब्लाइंड डैश राइट आई, ही इज ब्लाइंड डैश राइट आई। या यहाँ लिख देते हैं एक और, ही इज ब्लाइंड डैश बोथ आइज। इन सेंटेंसेस में आपको पता चल रहा होगा, अगर बोथ आइज है तो यहाँ पर क्या आएगा, विद। ब्लाइंड इन राइट आई, एक है तो क्या आएगा,
इन। अब ऊपर वाले में क्या बोला गया है, शुड का मीनिंग होता है चाहिए। यू शुड नॉट, तुम्हें अपने फ्रेंड्स की मिसडीड बुरी हरकतों के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर आ जाएगा टू, तब यहाँ पर आ जाएगा टू। ठीक है, यू शुड नॉट ब्लाइंड टू मिसडीड्स ऑफ योर या बैड बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। जैसे मान लीजिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं और छोटे बच्चों को कई बार हम ऐसे वर्ड्स सिखा देते हैं या ऐसे ही वो कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं जो बोलते वक्त तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उन वर्ड्स को क्लियर बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बुरी लगती हैं। उसी तरह से तो हमारे पास सेंटेंस आ गया, यू शुड नॉट ब्लाइंड टू द बैड वर्ड्स ऑफ योर सन। इग्नोर मत करो उन वर्ड्स को। ये नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। देखो इन स्पाइट ऑफ का ही मीनिंग होता है डिस्पाइट। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद इसका मीनिंग होता है। जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद ही फेल्ड, फेल हो गया। तो हमने क्या लगाया है, इन स्पाइट ऑफ, और यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे भी लिख दिया जाए, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब मीनिंग तो हम हिंदी में इसका वही निकाल रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद, लेकिन इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है, मतलब ये होता है डिस्पाइट। तो जब डिस्पाइट में इन और ऑफ लगा हुआ है, क्योंकि डिस्पाइट के मीनिंग में ही क्या लगा हुआ है, इन और ऑफ, तो यहाँ पर एक और ऑफ नहीं आएगा क्योंकि इसका मीनिंग ये है। तो याद रखें, ना तो डिस्पाइट के साथ इन आएगा, ना ही डिस्पाइट के साथ ऑफ आता है। एग्जाम में लगा करके दे दिया जाता है, या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, या फिर इन द ब्लैंक्स में इनको पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं। अब आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक वर्ड है हमारे पास प्रोवाइड। देखिए प्रोवाइड से रिलेटेड मैं कोई सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आई प्रोवाइड मनी टू हिम। मैं उसे पैसे देता हूँ, मैं उसे पैसे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ पर वर्ड आया हमारे पास प्रोवाइड। प्रोवाइड के बाद ये क्या है, कोई वस्तु है, यानी कि समथिंग। समथिंग का मतलब कोई वस्तु है। टू यहाँ पर एक तरह से डेस्टिनेशन बता रहा है। प्रेपोजिशन कौन सी डेस्टिनेशन है, हिम। हिम यहाँ पर क्या है, पर्सन है। पर्सन यानी कि समबडी, समबडी है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती इसको करने में। लेकिन मान लो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, आई प्रोवाइड हिम मनी। अब बिना ग्रामर के अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये गलत है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोवाइड वर्ड आ गया, उसके बाद है समबडी और उसके बाद है समथिंग। तो जब भी प्रोवाइड के बाद कोई समबडी वर्ड आएगा तो ये इस तरह से लिखा जाता है हमारे पास सेंटेंस, प्रोवाइड समबडी, समबडी विद समथिंग। जब भी प्रोवाइड के बाद समबडी हो, मतलब कोई व्यक्ति हो, तो हमेशा ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है विद प्रेपोजिशन के साथ। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे, आई प्रोवाइड हिम विद मनी।
मैं उसे मनी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर प्रोवाइड के बाद डायरेक्ट समथिंग है तब तो दिक्कत नहीं है, आई प्रोवाइड मनी टू हिम पता चल रहा है। लेकिन अगर प्रोवाइड के बाद कोई व्यक्ति आ गया है, समबडी यानी कि कोई भी व्यक्ति है, आई प्रोवाइडेड राम, आई प्रोवाइडेड सीता, आई प्रोवाइडेड हर विद, तो ये विद लगाना यहाँ पर जरूरी है। तो जैसे ये प्रोवाइड वर्ड है, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, इसी तरह से 2-3 वर्ड्स और होते हैं, वो भी यहाँ पर लिखेंगे हम। प्रोवाइड के साथ ये कौन कौन से वर्ड है? फर्निश, एंट्रस्ट सौंपना, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, फर्निश समबडी विद समथिंग, एंट्रस्ट समबडी विद समथिंग। फिर एक और वर्ड है सप्लाई, somebody with something, present somebody with something, present somebody with something। मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं हम, she entrusted me her belongings, उसने मुझे अपनी बिलोंगिंग्स जो भी उसकी संपत्ति थी वो मुझे दे दी, सौंप दी। एंट्रस्टेड का मतलब क्या हुआ? सौंप देना। तो अब देखें यहाँ पर क्या है? एंट्रस्ट वर्ड है, एंट्रस्ट के बाद समबडी है और उसके बाद हर बिलोंगिंग्स, ये समथिंग है। तो कैसे लिखा था हमने? प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, फर्निश समबडी विद समथिंग, एंट्रस्ट समबडी विद समथिंग, सप्लाई समबडी, प्रेजेंट समबडी विद समथिंग। तो यहाँ पर आएगा एंट्रस्ट समबडी, यहाँ पर वर्ड लगाना पड़ेगा हमें विद, ये ऐसे करेक्ट होगा। शी एंट्रस्टेड मी विद हर बिलोंगिंग्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इन सभी वर्ड्स को ऐसे याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो सेकेंड लास्ट पार्ट होगा प्रेपोजिशंस का। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, नोट्स बनाते रहें।